अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी 4th वीडियो है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के लिए और सब्जेक्ट हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। जैसे कि हमने पहले 12 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए जो रिपीटेड क्वेश्चन एनटीएस बोर्ड लेता है और आज हमारा 13 क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होते हैं। हालांकि और क्वेश्चन भी बन सकते हैं लेकिन ये रिपीटेड क्वेश्चन है। और आप लोग जैसे जानते हैं मेरा नाम मोहसिन अली है। आप लोगों से पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये वीडियोस जो हैं आप लोगों का अमानत है और आप लोगों ने खुद भी इसको कह लें कि सुनना है, कंप्लीट सुनना है और बाकी अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ शेयर करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 13 क्वेश्चन है और एक चीज़ माइंड में रखिएगा, यहाँ मैं बड़ा स्पीडली एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आगाह करना है और आप लोगों को गाइड करना है। बाकी बच्चा पढ़ता खुद है, मार्क्स उस बच्चे के आएंगे जो पढ़ेगा। ठीक है। बाकी अगर बच्चों ने इसको इम्पोर्टेंट वे से कंप्लीट समझना है तो सेकंड टाइम मैंने एकेडमी स्टार्ट की हुई है, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा 13 है जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं नेम्स ऑफ ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। बड़ा इजी है, कोई सी भी हमने इनमें थे 3 कह लें कि ब्रांचेस को डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन को पढ़ना है उसकी उसकी जो क्यूरी है उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको कह लें कि सॉल्व करना है। आप लोगों ने देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, टू द पॉइंट आंसर देने की कोशिश करें। कोई एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देने की मजीद जरूरत नहीं है। ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारे पास ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन और पार्ट्स को स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को जांचते हैं। ठीक है। एनाटॉमी की टाइप्स हमें पता है, इंटरनल एक्सटर्नल एनाटॉमी दोनों तरह की हो सकती है। अब हम ब्रांचेस के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले ग्रास एनाटॉमी है, माइक्रोस्कोपिक, इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक क्योंकि मैक्रो मीन बड़ा, और ग्रास एनाटॉमी जिसमें हम अपनी आम आंख से किसी भी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर और उसके बारे में डिटेल्स जान सकें, ये ग्रास एनाटॉमी होती है। तो डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स विद नेकेड आई। ठीक है, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल नहीं करना, अपनी आइज के लेंस से अगर देख सकते, जैसे कि आप लोगों को स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, ये वैसे रीजनल एनाटॉमी की डायग्राम है, मैंने वैसे यहाँ पे इसको ठीक है शो कराया हुआ। उसके बाद है हिस्टोलॉजी जिसमें हम बॉडी के टिश्यू की स्टडी करते हैं। टिश्यू क्या होती है आप सिंपल सा देखेंगे, सेल्स के ग्रुप्स को टिश्यू बोलते हैं। तो बॉडी के टिश्यू की स्टडी करना जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। एम्ब्रियोलॉजी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किसी एम्ब्रियो की स्टडी है। जब एम्ब्रियोलॉजी की हम बात करते हैं, एम्ब्रियो को स्टडी करने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर डेवलप होने वाला वो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी चेंजेस हो रही है उन सब की डिटेल्स देखना, डिटेल्स ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपको पता है कोई चीज नए सिरे से जब बनती है तो डेवलप होती है, बाद में उसमें साथ साथ ग्रोथ होती है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड दी कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज एंड डिफेक्ट्स। अब फर्स्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज और डिफेक्ट्स का मतलब, ठीक है, डेवलपमेंट के दौरान, ठीक है, जो कोई अबनॉर्मलिटीज रह जाती हैं और बर्थ के दौरान वो अपीयर होती हैं, वो कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज हैं। ठीक है, बाय बर्थ जो, जिस तरह हमने कहा था तालू का कटा हुआ होना या इस तरह के जो मामलात होते हैं, ये सारे स्टडी किए जा सकते हैं अगर हमें अच्छे से एम्ब्रियो की स्टडी करना आती है और हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, एम्ब्रियो एम्ब्रियोलॉजी की इस ब्रांच से वाकिफ हैं। नेक्स्ट रीजनल एनाटॉमी, बॉडी के किसी भी रीजन्स की पार्ट की स्टडी करना। ठीक है, ये रीजनल एनाटॉमी होती है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ऊपर डायग्राम मैंने दिखाई है, इस डायग्राम में देखें बॉडी के डिफरेंट रीजन्स की स्टडी हो रही है। ठीक है, और इसमें देखें सर्कल किया गया है और डिफरेंट पार्ट्स की स्टडी, तो इस तरह इसको रीजनल एनाटॉमी के नेम से पुकारेंगे। सिस्टमैटिक एनाटॉमी बॉडी के किसी एक खास सिस्टम की स्टडी जिसमें नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कोई भी एक सिस्टम हो सकता है जिसको कंप्लीट अच्छे से हम जांचें, वो सिस्टमैटिक एनाटॉमी। साइटोलॉजी बॉडी के किसी भी सेल की स्टडी जो होती है उस सेल का स्ट्रक्चर जांचना और उसके कंपोनेंट्स की मुकम्मल स्टडी करना, ये साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सेल स्टडी। नेक्स्ट हम इसमें मूव करते हैं अप्लाइड एनाटॉमी। ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, ऐसी एनाटॉमी जिसको हम करके किसी भी बीमारी का पता चलाते हैं, स्टडी ऑफ डायग्नोस ऑफ डिजीज। जिस तरह ये एक्सरे में एक ठीक है स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहा है, ये अप्लाइड एनाटॉमी मतलब एनाटॉमी को अप्लाई कर रहे हैं।
क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी बॉडी के किसी पार्ट को कट करके फिर उसकी स्टडी करना, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी बड़ी इजी है ब्रांच, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक लाइन में उसका आंसर आता हो और एग्जांपल आती हो, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास 14 क्वेश्चन है, वेल्व्स ऑफ हार्ट। बड़ा इजी क्वेश्चन है और बड़ा आसान है। पहले ये डायग्राम देखिए, मैं इसको जरा जूम करके आप लोगों को शो करवाता हूँ। ये हार्ट है, ठीक है, हार्ट के 4 चैम्बर हैं, ये राइट एट्रियम है, राइट लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर है। आपने देखना है ये एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान वेल्व्स हैं, इस तरह एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान वेल्व हैं, इनको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर वेल्व्स या एवी वेल्व्स बोलते हैं, क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान में। अब जो राइट साइड है उसमें भी वेल्व्स हैं, लेफ्ट साइड में भी वेल्व है। लेफ्ट साइड में आपको एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान 2 वेल्व्स दिखाई देंगे जिसको बाई, ठीक है, कैस्पर्ड वेल्व बोलते हैं। और जो राइट साइड है उस पे आपको 3 वेल्व्स दिखाई देंगे जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान होंगे, ट्राई कैस्पर्ड वेल्व्स कहलाते हैं, ठीक है। इन्हीं ट्राई कैस्पर्ड वेल्व और बाई कैस्पर्ड वेल्व को ही हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व्स का नेम देते हैं, बड़ा इजी है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ से एक, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, वो पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से निकलती है और वो लंग्स की तरफ जाती है, याद रखिएगा। ये आर्टरी की बेस पे भी एक वेल्व होता है जिसको पल्मो वेल्व भी बोल सकते हैं, और इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके बॉडी में सप्लाई करने के लिए एओर्टा जाती है, उस एओर्टा की बेस पे भी वेल्व होता है जिसको एओर्टिक वेल्व बोलते हैं। इस एओर्टिक और इस पल्मो वेल्व्स को हम क्या नेम देते हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व्स, ठीक हो गया। तो यही वेल्व्स हैं जिनकी हमने जिक्र किया था, अभी हमको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को वापस अपने पोजीशन पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहीं पे हमने इनको डिस्कस करना है। जो ह्यूमन हार्ट होता है, ठीक है, इसमें ब्लड जो है, ये वेल्व जो है यूनि डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन रखते हैं, मतलब वन इधर से ब्लड आएगा तो वापस नहीं जाएगा दोबारा एट्रियम, तो इसलिए यूनि डायरेक्शनल है, वन सिमत में उसकी। नेक्स्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व मैंने जैसे डिस्कस कर दिया, ये ट्राइकैस्पर्ड और बाइकैस्पर्ड वेल्व को बोलते हैं। ट्राइकैस्पर्ड वेल्व जो होता है राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान होता है, जो बाइकैस्पर्ड वेल्व होता है ये लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में होता है। इसको एक और नेम भी देते हैं मिट्रल वेल्व्स, याद रखिएगा। बाइकैस्पर्ड वेल्व बाई साइड पे है, बाइकैस्पर्ड वेल्व। सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं, ये पल्मो वेल्व्स कहलाता है, जो पल्मोनरी आर्टरी की बेस पे होता है। हम डिटेल में नहीं जा रहे, सिंपल आपने देखना है। जो राइट वेंट्रिकल से निकलता है और पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स की तरफ जाती है उसकी बेस पे, और जो एओर्टा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है उसकी बेस पे एओर्टिक वेल्व्स हैं, इन्हीं को सेमिल्यूनर वेल्व्स का नाम देते हैं। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है सेल मेम्ब्रेन या जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई हम डिफरेंस यहाँ पे नहीं करेंगे, बट आपने थोड़ा सा याद रख लेना है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कंप्लीट ओवरऑल जो सेल की बाउंड्री है, जो सेल को प्रोटेक्ट कर रही है, सेल को सराउंड कर रही है, जो अंदर पड़ी हुई ऑर्गेनेलीज को, साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रही है, सेल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम नेम देते हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली बाकी ऑर्गेनेली की भी जो मेम्ब्रेन होती है उनको कलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेम देंगे। वैसे हम सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही कंसीडर करने लगते हैं। चले, ये सेल की कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग, ठीक है, और 8 to 10 नैनोमीटर, ठीक है, इसकी थिकनेस होती है। ये मोटाई जो है इसकी इतनी होती है, याद रख लेना, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। थ्योरी में आप लोग इसको किसी तरह भी हैंडल कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है लिपिड बायलेयर, आप लोगों ने यूनिट मेम्ब्रेन और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स पढ़े हुए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे डिस्कस किए गए हमारी बॉडी बुक के अंदर, वो जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कहता है कि कोई भी मेम्ब्रेन, सेल के मेम्ब्रेन देखें, जब उसको देखते हैं तो उसमें लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, लिपिड बाय लेयर होती है, और उसमें कहीं कहीं प्रोटीन जो है सैंडविच होती है, प्रोटीन जो है इम्बेडेड होती है, धंसी हुई होती है, कहीं कहीं पे आपको नजर आती है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स भी मिलती हैं। तो ये सारी चीजें, खास तौर पे लिपिड और प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहता है तो सेल को, मेम्ब्रेन को बनाता है। ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये लिपिड की ऊपर वाली मेम्ब्रेन है, ये नीचे वाली मेम्ब्रेन है। लिपिड की शेप इस तरह की होती है, एक उसका हेड होता है, उसकी टेल होती है, ये लिपिड है, फास्फोलिपिड है। ये मॉलिक्यूल देखें एक लेयर में मौजूद है, ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड। ये एक पोर्शन कटा हुआ है सेल का, हालांकि सेल राउंड होता है तो राउंड शक्ल में वो सेल तो दिखाई नहीं देता, ना ही उसके सेल मेम्ब्रेन दिखाई देती है। तो आपको माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो माइक्रोस्कोपिकली ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपको बड़ा बड़ा करके शो करवाया गया है। तो आपने देखना है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना, और कहीं कहीं देखें कार्बोहाइड्रेट्स भी ऊपर, ये देखें ट्री स्लाइस स्ट्रक्चर्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं। कार्बोहाइड्रेट अकेले नहीं होते, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब शुगर मॉलिक्यूल के साथ में प्रोटीन जुड़ेगी तो ग्लाइकोप्रोटीन की शक्ल में, और अगर लिपिड जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड बन जाएगा। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मिले तो ग्लाइकोलिपिड,
लिपिड और प्रोटीन मिले तो ग्लाइकोप्रोटीन। ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये इसके सरफेस पर मौजूद होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इनके। इस तरह लिपिड बाइलेयर्स है, इसके अंदर कहीं कहीं पे आपको ये बीच में से कुछ स्ट्रक्चर दिखा रही है, लिपिड मॉलिक्यूल ही है, कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल की मेम्ब्रेन की, ठीक है, इंटीग्रिटी वगैरह को और इलास्टिसिटी वगैरह के अंदर बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आपने याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है इस तरह का। फंक्शन क्या है आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होंगे? ये प्रोवाइड करती है पैसेज ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, ये पानी में हल होके गुजरने वाले जो सब्सटेंस हैं, अशिया हैं, उनको क्या करती है, रास्ता प्रोवाइड करती है। ये एक बैरियर है ना, एक बाहर की तरफ एक इन्वेलप है सेल के गिर्द, एक लिफाफे की तरह कवरिंग है, तो ये एक परमिशन का काम कर रही है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करती है, सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर चीजों को आने जाने के लिए ये पाथवे भी प्रोवाइड करती है। ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है, एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टेड बाय अटैचिंग टू सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ठीक है। ये बड़ी लंबी कहानी है क्योंकि ये इसकी सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, बाहर से आने वाले मैसेज को पहले वो रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, फिर सेल के मेम्ब्रेन में चेंजेस आती हैं, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज होनी होती है वो परफॉर्म होती है। वैसे भी आपको पता है लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है मेम्ब्रेन। नेक्स्ट ये परमिट करती है, इजाजत देती है पैसेज ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स आउटसाइड द सेल, सेल के अंदर से आयंस और मॉलिक्यूल्स को मूव कराने के लिए भी ये रास्ता प्रोवाइड करती है। फिर प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा काम है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, मतलब साइटोप्लाज्म मतलब लिक्विड पोर्शन प्लस उसके अंदर बाकी सारी ऑर्गेनेली एक्सेप्ट न्यूक्लियस, तो उन ऑर्गेनेली सबको प्रोटेक्शन कर रही है, ठीक है, तो इसलिए प्रोटेक्ट करती है। पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। सम कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं जो हेल्पफुल होते हैं, मददगार होते हैं किस चीज में, बाइंडिंग ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो आप लोग सिंपल देखें कि जो हमारा ब्लड के सेल्स होते हैं उसको देख लें, तो जब ग्लूकोज ब्लड के अंदर ज्यादा होता है तो इंसुलिन आती है, वो एक हार्मोन है जो पेंक्रियास से आता है, जो बीटा सेल्स की प्रोडक्शन से आता है, वो आके उन सेल्स की पहले सरफेस पे बाइंड करता है अपने रिसेप्टर्स के साथ, फिर सेल्स की मेम्ब्रेन के अंदर जो है जो ग्लूकोज चैनल्स हैं उनको खोलता है, फिर ग्लूकोज सेल ब्लड से सेल्स के अंदर दाखिल हो जाता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो अब देखें तो वहाँ सेल्स की सरफेस पे मैसेज देने वाला एक हार्मोन है, वो अटैच कैसे होगा, क्योंकि वहाँ रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बाइंडिंग में मदद करते हैं, आने वाले हार्मोन्स को उसके साथ जोड़ते हैं, अटैच करने में बड़ा रोल है। आसान सन से फंक्शन है, तो मैं बड़ी तेजी से इसको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आप लोगों को कोई भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है, डिस्कशन चाहिए होती है, आप लोग कमेंट्स में, ठीक है, डिस्कस कर सकते हैं। कहीं पे मेरी मिस्टेक कोई मैं चीज छोड़ जाता हूँ तो वो आप लोग जरूर हाईलाइट किया करें और शेयर किया करें, इससे कह लें कि आप लोगों को नॉलेज में इजाफा होगा, मेरी भी कोई गलती कोताही होगी तो वो वहां पे करेक्शन हो जाएगी। हाउ मेनी टाइप ऑफ जॉइंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन में आता है। जॉइंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ये वो साइड्स हैं, वो जगह हैं, ठीक है, वेयर जहाँ की हम कहते हैं कि टू आर मोर बोन्स आर्टिकुलेट, दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में आके इकट्ठी जुड़ती हैं या अटैच होती हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसको होते हैं जॉइंट्स। तो जो जॉइंट्स होते हैं हमारे पास डिफरेंट तरह के हैं, ठीक है, बोन टू बोन जॉइंट्स भी हो सकते हैं, बोन टू कार्टिलेज जॉइंट्स भी होते हैं। बोन कार्टिलेज में फर्क क्या है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बोन थोड़ी कंपैक्ट होती है, सॉलिड होती है, ठोस होती है, और बोन्स में ब्लड सप्लाई होती है, बोन्स की फॉर्मेशन के लिए बहुत से मिनरल्स चाहिए होते हैं, कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, बोन्स जो होती है वो रिपेयर हो सकती है। इस तरह कार्टिलेज उसके कंपैरिजन में सॉफ्ट बोन होती है, ठीक है, उस पर रिपेयरिंग नहीं होती, ब्लड सप्लाई नहीं होती। दैट मैनी डिफरेंस बिटवीन दी बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है, आप लोग उसको रिवील कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं। टाइप ऑफ जॉइंट्स, थ्री टाइप्स है मेन जो जॉइंट्स के हमने पढ़नी है। फाइब्रस जॉइंट्स, जिसका दूसरा नाम है फिक्स्ड जॉइंट, ये हिलते नहीं है, मतलब ऐसे जोड़े हैं जिसमें मूवमेंट बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स है जिसमें हल्की फुल्की मूवमेंट्स होती है, ऐसे जोड़। साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, जिसमें बड़ी मूवमेंट्स हो सकती हैं। तो पहले हम फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स की बात करते हैं। ये इमूवेबल जॉइंट्स हैं जिनमें मूवमेंट्स नहीं होती। फाइब्रस टिश्यूज बिटवीन दी बोन्स, मतलब दो बोन्स हैं उसके दरमियान में कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं, उन दोनों बोन्स को आपस में अटैच करके रखते हैं और उनके अंदर मूवमेंट्स नहीं होती, जैसे कि हमारे स्कल की बोन्स हैं, स्कल सुचर्स लिखा है। अब हड्डियां जो स्कल की होती हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं तो एक लाइन बनाती हैं, जैसे हम कह लें कि मार्बल लगाते हैं तो उसमें दो टाइल्स को आपस में रखे तो उसके दरमियान में एक बिल्कुल गैप सा रह जाता है और लाइन बनती है, दैट इज कॉल्ड सुचर, ठीक है। तो इस तरह के इनमें कोई मूवमेंट नहीं होती, जिस तरह हमारी मैक्सिला बोन्स देख लें, जबड़ों की जो, ठीक है, मैंडिबल्स देख लें, तो उसमें जहाँ गम्स वगैरह ये वो, मतलब ऐसे बोन्स जिसमें मूवमेंट कम से कम हो, वो फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं। एग्जांपल कोई भी कोट कर सकते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ये कौन से होते हैं, इसमें हल्की फुल्की मूवमेंट्स होती
तो कहते हैं देयर इज अ पेड ऑफ फिब्रोकार्टिलेज, मतलब यहाँ पे फाइबर्स भी हैं और कार्टिलेज, ये दोनों मौजूद होती हैं। कहाँ पे? जितनी भी बोन्स होते हैं उसके जो एंड सिरे होते हैं वहां पे ये पाई जाती है कार्टिलेज, जिसको मुड़कनी हड्डी बोलते हो एज ए सिंपल लैंग्वेज में बात करूं। दे फॉर्म अ जॉइंट्स अलाउ फॉर अ वेरी स्लाइट मूवमेंट, ये हल्की सी मूवमेंट करवाते हैं। पेड फॉर वेयर द पेड ऑफ, पेड मतलब किसको, एक तह सी बन जाती है लेयर से कार्टिलेज की, इज कंप्रेस्ड, मतलब एक जॉइंट दूसरी जॉइंट को मूव करने लगेगा तो जब वो मूव करेगा तो दूसरी वहां पे जॉइंट्स के अंदर पड़े हुए जो पैड लाइक स्ट्रक्चर फिब्रोकार्टिलेज उसके ऊपर दूसरी हड्डी का जब सिरा मूव करेगा तो थोड़ा सा उसको पैड की तरह नीचे दबाएगा, कंप्रेस करेगा। इस तरह के जॉइंट्स जो मिलते हैं आपको सिम्फिसिस पोबिस में मिलते हैं, मतलब आपके हिप्स रीजन के नीचे जो पोबिस की जो दो बोन है जहां नीचे जाके वापस में अटैच होती हैं और जॉइंट सा बनाती हैं, वहां उस पॉइंट्स को हम सिम्फिसिस पोबिस बोलते हैं। तो उसके अंदर भी ऐसा ही जॉइंट्स, उसको कार्टिलेजिनस या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स बोलते हैं, या हमारे वर्टिब्री जो है वहां पे वर्टिब्रल बॉडीज के अंदर भी ऐसी जॉइंट्स मिलते हैं जो कम मूवमेंट्स होती हैं। नेक्स्ट कैविएटेड, साइनोवियल, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, सब सेम नेम है, ठीक है, याद रखिएगा। ये जॉइंट्स बड़ी टाइप्स के हैं, इसमें वैरायटीज हैं। ये जॉइंट्स हम देखेंगे, इसकी बड़ी टाइप्स देखने को मिलेंगी। तो ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, यहाँ साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, मतलब जो जॉइंट्स के नाम एक ग्रीस जिसको कहते हो, जिस तरह हमारी कूनी के अंदर, घुटने के अंदर, ठीक है, इस तरह वो बोन्स जो बड़ी फ्रीली मूव करती हैं, रोटेट करती हैं, बड़े जॉइंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। जिस तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, मतलब आप अपना कंधा देख लें, शोल्डर देख लें, तो उसमें जो आपकी ह्यूमरस बोन है, बाजू के ऊपर वाली हड्डी है, तो उसका एक सिरा बना हुआ तो गोल सा, तो वो बॉल होती है, और आगे आपकी बॉडी के सॉकेट बना, तो वो बॉल उस सॉकेट में फिट होती है और उसके दरमियान में फ्लूइड होता है, तो वो सॉकेट के अंदर वो बॉल मूव करती है, तो बाजू आपका डिफरेंट एंगल्स पे रोटेट कर सकता है, मूव करता है, ठीक है। जिस तरह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, वन बोन आर्टिकुलेट, एक बोन जुड़ती है जाके विद सॉकेट, दूसरे की सॉकेट के साथ, ठीक है, और फिर वहां पे अलाउ होता है फॉर अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट, बड़ी वाइड रेंज का मतलब मूवमेंट किसी भी सीमत में वो हड्डी मूव कर सकती है, जैसे शोल्डर और हिप्स के जो जॉइंट्स होते हैं ये बॉल सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। इन जॉइंट्स बिल्कुल आपके डोर की तरह की हैं, एक जगह पे वो, ठीक है, टू डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जिसमें हम कहते हैं कि अलाउ मूवमेंट ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये हमने टर्म पढ़ी थी। फ्लेक्शन में ये होता है कोई भी बॉडी का मसल जब सिकुड़ता है तो वो दूसरी हड्डी पर खींचती है, मतलब बाजू सीधा करके ऊपर की तरफ खींचें तो आपकी कूहनी के ऊपर अगला बाजू का हिस्सा जो है वो पीछे की तरफ इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, मतलब आपका बाइसेप जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, पीछे वाला ट्राइसेप जो है आपका रिलैक्स हो जाता है, वो फ्लेक्शन। एक्सटेंशन में क्या होता है, तो जिसमें आप बाजू सीधा करें एंगल भी बढ़ रहा है आपका 180 पे चला जाता है, और आपका ट्राइसेप टाइट हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, और बाइसेप रिलैक्स हो जाता है, वो एक्सटेंशन जिस तरह कुछ दूरी पे चली जाती है, एक्सटेंड हो जाती है। तो ऐसी मूवमेंट्स होती हैं ऐसे जॉइंट्स पे, हिंज जॉइंट्स पे, मतलब करीब और दूर वो चले जाते हैं, जैसे एल्बो, नी कहते हैं घुटने को, और एंकल आपका वो टखना जो होता है, वो जो गिट्टा जिसको बोलते हैं वो है। नेक्स्ट ग्लाइडिंग मूवमेंट्स जो होती हैं, ये किसी एक हड्डी का दूसरी हड्डी के ऊपर फिसलना होता है, जैसा ग्लाइड करना होता है, ग्लाइडिंग लोग करते हैं, जिस तरह आपने कुछ बर्ड्स ग्लाइड करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं, जिस तरह बर्फ के ऊपर ग्लाइडिंग की जाती है, आइस के ऊपर, आइस ग्लाइडर जो होते हैं। इसी तरह हमारी जो रिस्ट है ना, मुट्ठी, उसके पीछे जो कलाई है, कलाई के अंदर जो हड्डियां हैं वो छोटी छोटी हड्डियां हैं जो 7 हमने पढ़ी थी, वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती, तो वो कार्पल बोन्स होती हैं वो, या फिर टार्सल बोन जो आपके टखने के पास जो, ठीक है, पाँव की होती है वो टार्सल, ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। और जो पाइवट जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे राउंड मूवमेंट हो सकती है एक एक्सेस के ऊपर, एक एक जगह पे कोई हड्डी है रोटेट कर सकती है, जैसे कि आपने अपना देख लेना बाजू, जो आपका एल्बो है, कूनी से नीचे जो दो हड्डियां हैं, रेडियस और अल्ना, तो वो दोनों हड्डियां जो हैं आपका बाजू के अंदर, वो हड्डियां आपको दिखती तो नहीं मूव करी, आप अपने हाथ को जो है अपनी मुट्ठी बंद करके उसको दोनों तरफ रोटेट करें तो वो दोनों हड्डियां जो है एक दूसरे के ऊपर रोटेट करती हैं, ठीक है। तो ऐसे जॉइंट्स जो है रेडियोल्नर जॉइंट्स है, दो जॉइंट्स एट, और आज फिर आप अपने नेक देखिए, जहाँ पे आपका सर जो है पीछे आपके रीढ़ की हड्डी के साथ अटैच है, ऊपर वाला सिरा जो है एटलस एक्सिस, जहाँ पे पहली बोन्स हैं, सर्विकल वर्टिब्रा, मतलब गर्दन की जो हड्डियां हैं, जो दो डिस्क्स हैं, वहां पे जो सर है वो ऊपर की तरफ ऊपर रोटेट कर सकता है, वो पाइवट जॉइंट्स होते हैं ऐसी जगह पे। कॉन्डिलाइड्स और सैडल जॉइंट्स, ये जॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पे मूवमेंट्स जो होती है टू एक्सेस में होती है, यहाँ वन एक्सेस में होती है, ठीक है, पाइवट में, बट कॉन्डिलाइड या सैडल जॉइंट्स में टू एक्सेस में होती है। इसमें उसने लिखा है यहाँ पे इजाजत होती है, परमिटिंग होती है फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, मतलब कोई चीज एक्सटेंड हो सकती है, कंट्रैक्ट रिलैक्स हड्डी वहां पे, ठीक है, हो सकती है, और अबडक्शन एडक्शन, मतलब
अब मिड लाइन की तरफ अगर मूवमेंट हो ना किसी हड्डी की, मतलब मिड लाइन की तरफ, तो वो अबडक्शन, और मिड लाइन से दूर हो तो सॉरी, मिड लाइन से दूर हो तो अबडक्शन, और नजदीक की तरफ तो एडक्शन। ये आपने पीछे टर्म पढ़ लेनी, ठीक है। और सरकमडक्शन, तो ये भी वही होता है, जैसे मुट्ठी को आप साइडों पे घुमाते हो तो एक सर्कम में, एक स्फीयर में, एक सर्कल में वो चीज घूमती है। तो ये हमारी कॉन्डिलाइट जॉइंट्स है। नीचे डायग्राम में फोकस कीजिएगा, डायग्राम में आप लोगों को सारी ये जॉइंट्स मिल जाएंगे, कौन सा जॉइंट्स कहाँ मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो होप सो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, तो यहीं पे हम इसको स्टॉप करते हैं। अभी हमारी एक दो वीडियो और बन जाएगी, उसके बाद आपकी फिजियोलॉजी जो है उसमें इंपॉर्टेंट जो थ्योरी के पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस वीडियो को गौर से सुनना है या दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी होते हैं वो, और बाकी मैंने एफएससी मैट्रिक इसकी बायोलॉजी की जो है उसके लिए एकेडमी स्टार्ट की हुई है, द वैम्पस कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज बकर के अंदर। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी अपने फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर करवा सकते हैं। और एमडी कैट की मैं प्रिपरेशन भी बायोलॉजी की करवा देता हूँ। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हाईली एक्सपीरियंस, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया है, और बायोलॉजी के सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पे अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप लोग इससे कह लें कि बेनिफिट उठा सकते हैं। वस्सलाम।